नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रज्ञान एकेडमी में। सभी प्यारे विद्यार्थी हमारे हिंदी की क्लास पढ़ने के लिए आप लोग लाइव आते हैं। ये जो हिंदी है ये भाषा भी है और हमारा विषय भी आता है। और जो भी हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, मोस्टली अगर हम कहें तो मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में हिंदी का बोलबाला रहता है। जैसे यूपीएफ उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट, यूपीपी, यूपीएसआई, टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ एसएससी जीडी जैसे एग्ज़ाम में हिंदी का बोलबाला रहता है। वहीं यूपी ट्रिपल एससी पेट में हिंदी आता है। लेखपाल हो गया, आपका वीडियो हो गया, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। उसके साथ साथ यूपी पीएससी के जो सीसेट पेपर में 20 मार्क्स की हिंदी आती है, 20 नंबर की हिंदी। और यूपीएससी जैसे ऑप्शनल में हिंदी का पेपर रहता है, यूपी पीसीएस में भी रहता है। तो हिंदी का बहुत ही ज़्यादा अहम रोल है और हम लोग पढ़ते भी हैं। शुरुआत से लेकर के हम 12वीं कक्षा तक हिंदी पढ़ते रहते हैं। बाद में भी अगर हम कोई लिटरेचर वगैरह से ग्रेजुएशन करते हैं, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट वगैरह, तब भी हम हिंदी पढ़ते हैं। जैसे मास्टर ऑफ आर्ट कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, तब भी हम लोग हिंदी पढ़ लेते हैं। अगर हम साइंस बैकग्राउंड की ओर मूव कर गए तो हमारा छूट जाता है। तो उसी क्रम में जब हम लोग हिंदी के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने क्या चर्चा किया, हिंदी भाषा का सामान्य परिचय, पार्ट 1 में भी पार्ट 2 में भी। तो भाषा का हम लोगों ने सामान्य परिचय कर लिया। अब हम बात करेंगे व्याकरण, जो सबसे ज़्यादा जिसकी प्रमुखता रहती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो हमारे प्रतियोगी परीक्षा हैं उसमें सबसे ज़्यादा व्याकरण का रोल रहता है। और व्याकरण क्या होता है? शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेख और शुद्ध प्रयोग के ही हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। चाहे कोई भी भाषा हो, हम अंग्रेजी में भी व्याकरण पढ़ते हैं, इंग्लिश ग्रामर, हम हिंदी में भी व्याकरण पढ़ते हैं। और व्याकरण में बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करनी है। संधि समास, उपसर्ग प्रत्यय, तत्सम तद्भव और हमारे पर्यायवाची, विलोम शब्द, ठीक है, अनेकार्थी शब्द, वाक्य शुद्धि, समास, ये सब हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसी क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्याकरण का सामान्य परिचय। ठीक है, तो अगर हम बात करें हिंदी व्याकरण का सामान्य परिचय, अभी हम लोग बस समझ विकसित कर रहे हैं किसी भी विषय के लिए कि कैसे किसी विषय को हम पढ़ सकते हैं। जैसे मान लो कोई एक नया ही बच्चा क्यों ना जुड़ा हो हमारी क्लास में, तो उसको ये ना लगे कि हम कहाँ आ गए। ठीक है, जैसे कहावत नहीं है कि रजिया गुंडों में फंस गई, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको कि हम कहाँ आ गए। आपको ये लगना चाहिए कि हाँ, कोई विषय है, उसको हम इतनी भी आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, विषय देखिए, कोई भी विषय होता है कठिन कब होता है हमारे लिए? जब हम उसके साथ व्यवहार सौतेला करने लगते हैं। रिश्ते देख लो अपने, मान लो कोई हमारा मित्र है और हम उसके पास मिलने के लिए 20-25 दिन हो गए और नहीं जा पा रहे हैं, तो वो मित्र क्या होगा, हमसे क्या उस टाइप का व्यवहार रख पाएगा? नहीं रख पाएगा। वो कहेगा नहीं तुम मिलने आ रहे हो तो हम भी नहीं मिलने आएंगे, एक जैसा मामला हो जाएगा। तो ऐसे ही विषय होता है, जब हमें कठिन लगने लगता है हम उसको समय देना बंद कर देते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि हमारे लिए डर का कारण बन जाता है। तो हिंदी व्याकरण का सामान्य सा परिचय जब हम देखेंगे तो एक शब्द लिखेंगे व्याकरण। क्या लिखेंगे? व्याकरण। और इस व्याकरण का जब हम शाब्दिक विच्छेद करेंगे, ध्यान देना मेरी वाणी पे, हम संधि विच्छेद की बात नहीं कर रहे हैं, शाब्दिक विच्छेद की बात कर रहे हैं। तो शाब्दिक विच्छेद अगर इसका हम बात करें तो वी धन आ धन करण। ठीक है, तो ये 3 शब्दों से मिलकर क्या बनता है? व्याकरण बनता है। वी धन आधन करण को अगर हम आपस में मिला देंगे तब हम क्या बना लेंगे? व्याकरण बना लेंगे। इतनी बात आ गई समझ में? तो अभी तक तो हमने क्या समझा कि व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद, कि अगर व्याकरण के शब्दों को हम तोड़ें तो कौन कौन से वो शब्द निकलेंगे जिनको जोड़कर हमने व्याकरण बनाया। तो वी धन आधन करण को हम जब जोड़ देंगे तो व्याकरण बन जाएगा। व्याकरण का जब शाब्दिक विच्छेद कर देंगे तो वी धन आधन करण बन जाएगा। कभी अगर मान लो क्वेश्चन आ गया कि व्याकरण किन छोटे छोटे शब्दों से मिलकर बना होता है, तो वी धन आधन करण से मिलकर बना होता है। अगर हम बात करें इसका अर्थ क्या होता है व्याकरण का, तो अर्थ की जब बात करेंगे तो व्याकरण का अर्थ होता है भली भांति समझना। क्या होता है? भली भांति समझना। तो अगर कभी भी व्याकरण का अर्थ पूछा जाए तो आप लोग समझ लेना कि भली भांति समझना। अब भली भांति हम कैसे किसी चीज को समझ सकते हैं? तो उसके लिए हम अगर मान लो परिभाषा बताएं आपको कि व्याकरण की परिभाषा क्या होती है, ठीक है, तभी हम चीजों को समझ पाएंगे। अब हम जैसे बात कर लें कि परिभाषा, अब परिभाषा में हम व्याकरण को क्या देखेंगे? जैसे मान लेते हैं कोई एक पुस्तक, परिभाषा की जब हम बात करते हैं व्याकरण की, कोई एक पुस्तक,
कोई रचना, कोई विधा, कोई कृति, कोई संस्करण। जब कोई पुस्तक, कोई रचना, कोई विधा, कोई कृति, कोई संस्करण या कोई ग्रंथ, कोई भी पुस्तक, कोई भी रचना, कोई भी विधा, कोई भी कृति, कोई भी संस्करण, कोई भी ग्रंथ जब हमें तीन बातों का बोध कराएं, कौन सी तीन बातों का बोध, जरा जानना, कौन सी तीन बातों का बोध वो कराएंगे? शुद्ध उच्चारण, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग। कोई भी पुस्तक अगर हमें इन तीन बातों का बोध कराएगी, तीनों का बोध, कोई भी पुस्तक इन तीनों बातों का बोध कराएगी, चाहे वो पुस्तक हो, चाहे वो रचना हो, चाहे वो विधा हो, चाहे वो कृति हो, चाहे वो संस्करण हो और चाहे वो ग्रंथ हो। कोई भी पुस्तक, रचना, विधा, कृति, संस्करण, ग्रंथ जब हमें शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग का बोध करा देंगे, वही पुस्तक, वही रचना, वही ग्रंथ, वही विधा, वही कृति, वही संस्करण क्या कहलाएगा? व्याकरण कहलाएगा। आ गई बात समझ में? कहने का मतलब है व्याकरण जो है हमें क्या सिखाता है? किसी भी भाषा का शुद्ध उच्चारण, किसी भी भाषा का शुद्ध लेखन, किसी भी भाषा का शुद्ध प्रयोग हमें सिखाता है। कौन सा? व्याकरण। तो अगर परिभाषा आ जाए तो क्या लिख सकते हो? व्याकरण वह ग्रंथ है, वह पुस्तक है, वह संस्करण, वह कृति, वह रचना है जो हमें किसी भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन व शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है। उसे ही हम क्या कह देंगे? व्याकरण कह देंगे। हमने यहाँ पर थोड़ा स्ट्रक्चर वे में पढ़ने का प्रयास किया। अब हम आपको शुद्ध भाषा में परिभाषा लिखा भी देंगे, आप डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो भी चीजें हम सीखेंगे बहुत बढ़िया तरीके से सीखेंगे ताकि आने वाले समय में हम उन चीजों को दोबारा कभी ना देखना पड़े हमें, ठीक है? क्योंकि एक बार पढ़ेंगे, दोबारा बस रिवीजन करेंगे, पूरा शुरुआत से नहीं पढ़ेंगे, तभी हम स्मार्ट स्टडी को अंजाम दे पाएंगे। अदरवाइज हम बार बार यही करते रहेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमारे सर से निकलते रहेंगे और हम वहीं के वहीं ज्यों के त्यों पड़े रहेंगे, ठीक है? तो हमने यहाँ पर क्या सीखा? व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद देखा। विधन आधन करण को मिला दें तो हम क्या बना लेंगे? व्याकरण बना लेंगे। और इस व्याकरण का अर्थ हमने क्या सोचा कि भली भांति समझना। इस व्याकरण का अर्थ क्या होता है? भली भांति समझना। व्याकरण क्या हमें सिखाता है? किसी भी भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग सिखाता है। जब इन तीनों चीजों का बोध हमें किसी पुस्तक, किसी रचना, किसी विधा, किसी कृति, किसी संस्करण या किसी ग्रंथ के माध्यम से होता है तो उन पुस्तक, कृति, संस्करण, रचना, विधा को हम क्या कह देते हैं? व्याकरण कह देते हैं। आई बात समझ में? अब हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से, या आप इसको लिख के रख लीजिएगा। हम इतना समय आपको दे देते हैं कि आप भली भांति आप इसका बढ़िया हैंड राइटिंग में नोट तैयार कर सकते हो ताकि आने वाले समय में आप इसका बहुत अच्छे तरीके से उपयोग कर सको, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं कि व्याकरण की परिभाषा। तो परिभाषा लिख भी लेते हैं हम लोग। तो परिभाषा में हम लोग क्या लिखेंगे? व्याकरण वह ग्रंथ है व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण व शुद्ध लेखन व शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है। व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन व शुद्ध
प्रयोग का ज्ञान कराता है, प्रयोग का ज्ञान कराता है। ठीक है, अब आ गई बात समझ में कि व्याकरण हम किसे कहेंगे। तो व्याकरण की एक सिंपल सी परिभाषा जो हम इसको लिख सकते हैं, हालांकि हमने इसके बारे में और भी चर्चा कर ली थी कि हम व्याकरण की परिभाषा पढ़ चुके थे। अब हम बात करेंगे कि व्याकरण की परिभाषा तो हम पिछली स्लाइड में भी समझा दिए और इसमें आपको लिखा दिए। जैसे मैं ये आपको इसलिए लिखा रहा हूं कि अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो कहने का मतलब उस बुलंदी के साथ हिंदी को समझ पाओगे। अगर आप चाहोगे तो इन फ्यूचर इसका उपयोग करके कहीं ना कहीं अगर आप टीचिंग करना चाहोगे, चाहे वो इंटर कॉलेज हो, हाई स्कूल, तो आप वहां भी अच्छा परफॉर्म करोगे। मैं देखो, हमेशा आप अपना माइंडसेट ये बना के रखिएगा, किसी भी भाषा को या किसी भी विषय को अगर हम सीखने आए हैं तो इतनी तत्परता के साथ सीखेंगे कि उसको ऐसा सीख लेंगे कि उसमें हमें पारंगत हासिल हो जाए। आप देखेंगे पहले के जो महापुरुष लोग हुए हैं, ऋषि मुनि लोग हुए हैं, महान क्यों हुए हैं? क्योंकि वो एक ही दिशा में निरंतर प्रयास किया और नई नई खोजों को अनुसरण भी किया, लोगों की खोजों का, और अपने नई नई खोजों को प्रयासरत रखा। और आने वाले जो भविष्य के टाइम में लोग उन्हें याद कर रहे हैं या वर्तमान में जो लोग याद कर रहे हैं, भविष्य के टाइम में याद करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके प्रयासों को याद करेंगे। आज हम पढ़ते हैं ना कि भगवान श्री राम के गुरु का नाम विश्वामित्र वशिष्ठ था, याद करते हैं। हम पढ़ते हैं श्री कृष्ण भगवान के गुरु का नाम सुदामा था। हम पढ़ते हैं कि महात्मा गांधी जी के गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? हम पढ़ते हैं महाराणा प्रताप जी के गुरु का नाम आचार्य राघवेंद्र था। ये कैसे पढ़ते हैं भाई? हमको कहीं ना कहीं पुराणों से ज्ञान मिला या अपने गुरुओं से ज्ञान मिला, तो उन्हें भी कहीं ज्ञान मिला होगा। और ये ज्ञान आया कहाँ से? इन्होंने कुछ अच्छा किया इसलिए ज्ञान का विषय बन गए। ऐसे आप भी, जैसे पाणिनि साहब की बात करते हैं तो व्याकरण का जनक माना जाता है पाणिनि साहब को। ठीक है, तो ध्यान देंगे। तो आज हम पाणिनि साहब के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके योगदान को लेकर चर्चा करेंगे। ऐसे थोड़ी ना कि हम लोगों की तरह मान लो हम कुछ ना करें, खाली खाएं पिए और धरती पे 50-55 किलो का बोझ बनकर रह जाएं, तो हमें कौन याद करेगा? घर वाले ही भूल जाते हैं। एक कहावत नहीं होती है कि लगाकर भूल जाने से पौधे भी सूख जाया करते हैं। मान लो आपने पौधा तो लगा दिया और समय पे अगर आप पानी नहीं डाले तो पौधा सूख जाएगा। कहने का मतलब पौधा लगाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसको बार बार सिंचित करना महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हमारा जन्म लेना ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य नहीं होता। जन्म के साथ साथ हमारे अपने कर्मों के साथ अगर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच के साथ हम अपना भी भला और लोगों का भी भला कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि व्याकरण की परिभाषा को हमने क्या देखा। अब अगर हम बात करते हैं व्याकरण के अंग, तो अगर हम व्याकरण के अंग की बात करेंगे, जैसे हम लोगों के शरीर में अंग होते हैं ऐसे व्याकरण के भी अंग होते हैं, अंगों को मिलाकर ही शरीर बनता है, ऐसे ही व्याकरण के अंग हम पढ़ेंगे। तो व्याकरण के अंग की बात करते हैं तो व्याकरण के अंग में सबसे महत्वपूर्ण चर्चा हम करेंगे। व्याकरण के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं, उन्हीं को विस्तार पूर्वक आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला वर्ण विचार, इसमें हम वर्णों से संबंधित सारी चीजों का अध्ययन करेंगे जो वर्ण से संबंधित होते हैं, वर्ण विचार। दूसरा शब्द विचार, शब्द विचार। और तीसरा वाक्य विचार। तीसरा हमें क्या बोध कराता है? वाक्य विचार। अब ये जो 3 होते हैं, ठीक है, ये व्याकरण के अंग होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? व्याकरण के अंग होते हैं। एक तो वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। अगर हम व्याकरण के भेद पूछे, व्याकरण के अंग पूछें तो बात एक ही है, चाहे भेद की बात करें चाहे अंग की बात करें। ठीक है, तो हमने क्या सीखा? व्याकरण के भेद, अंग, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। यहां तक हम लोगों ने चीजों को अच्छी तरीके से रूबरू कर लिया, सीख लिया। ठीक है, इतना मंदगति से चलना है अपने को कि जो बच्चा पहली बार भी आ रहा है उसको भी हिंदी की समझ एक ऐसी होनी चाहिए जैसे कोई बच्चा पुराने समय में पढ़ रखा हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण के अंग। अब हम बात करेंगे व्याकरण हमें क्या शिक्षा देता है, व्याकरण से हमें क्या सीख मिलती है। ये अपनी हेडिंग होगी कि व्याकरण हमें क्या सिखाता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट हमारा होगा कि व्याकरण हमें क्या सिखाता है। व्याकरण हमें क्या सिखाता है?
व्याकरण हमें क्या सिखाता है, ये हमारा हेडिंग है कि व्याकरण हमें क्या सिखाता है। तो व्याकरण हमें किसी भी भाषा का सही ज्ञान सिखाता है, किसी भी भाषा का सही ज्ञान व्याकरण हमें सिखाता है। तो ध्यान देंगे, किसी भी भाषा का सही ज्ञान, किसी भी भाषा का शुद्ध ज्ञान क्या सिखाता है, किसी भी भाषा का शुद्ध ज्ञान व्याकरण हमें सिखाता है। ठीक है, किसी भी भाषा का शुद्ध ज्ञान सिखाता है। ये बात समझ में आ गई। अब अगर हम बात करते हैं कि किसी भी भाषा का शुद्ध ज्ञान क्या होता है, तो किसी भी भाषा का शुद्ध ज्ञान, तो भाषा का शुद्ध ज्ञान पर जब हम चर्चा करेंगे तो यहां से कुछ पॉइंट्स निकल कर आएंगे, जैसे वही पॉइंट जो हम पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं किसी भी भाषा का शुद्ध उच्चारण, किसी भी भाषा का शुद्ध उच्चारण, अब शुद्ध उच्चारण का मतलब है कै को हम कै ही कहेंगे, कै को हम कौ नहीं कहेंगे। ठीक है, खे को हम खे ही कहेंगे, खौ नहीं कहेंगे। तो ये होता है किसी भी भाषा का शुद्ध उच्चारण। क्या होगा, किसी भी भाषा का शुद्ध उच्चारण। जब हम किसी भी भाषा का शुद्ध उच्चारण करना सीख लेंगे, समझ लेना कि हम व्याकरण सीख रहे हैं। दूसरा, किसी भी भाषा का शुद्ध लेखन, किसी भी भाषा का शुद्ध लेखन, किसी भी भाषा का शुद्ध लेखन, व्याकरण ही हमें सिखाता है। कोई भी भाषा है, जैसे हिंदी भाषा में अगर हमें राम लिखना है तो हम राम को राम जैसे ही लिखेंगे, अगर संस्कृत में लिखना है तो रामः लिखेंगे। ठीक है, तो हमें कोई भी भाषा है तो उसका सही लेख क्या हमें सिखाता है, व्याकरण सिखाता है कि कोई भी भाषा है उसको हम सही तरीके से कैसे लिख सकते हैं। उसके बाद किसी भी भाषा का शुद्ध प्रयोग, किसी भी भाषा का शुद्ध प्रयोग, किसी भी भाषा का शुद्ध प्रयोग जो होता है वो हमें व्याकरण सिखाता है। क्या सिखाता है, व्याकरण सिखाता है कि कहां पर फुल स्टॉप लगना चाहिए, कहां पर कॉमा लगना चाहिए, कहां पर इन्वर्टेड कॉमा लगना चाहिए, मतलब कॉमा। ठीक है, कहां पर पूर्ण विराम, कहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह, कहां पर अर्ध विराम लगना चाहिए। ठीक है, कहां पर उपवाक्यों को जोड़ने का संबोधन हो और कहां पर लगाएं, एवं कहां पे लगाएं, व कहां पे लगाएं, या कहां पे लगाएं। ठीक है, ये सारी चीजों का हम लोग जब सही तरीके से प्रयोग सीख लेते हैं, लेखन सीख लेते हैं, उच्चारण सीख लेते हैं, कौन सी भाषा कैसे बोलें, हम ये सीख लेते हैं तो समझ लेते हैं हम उस भाषा का व्याकरण अच्छी तरीके से सीख लिए हैं। तो यहाँ पर व्याकरण को लेकर बेसिक चर्चा हम कर रहे हैं कि व्याकरण क्या है, किन किन शब्दों के योग से बना है, व्याकरण का सामान्य सा अर्थ क्या है, और व्याकरण की परिभाषा क्या है, व्याकरण के अंग कौन कौन से हैं, व्याकरण अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें क्या शिक्षा मिलती है व्याकरण पढ़ने से। इन सारी चीजों पर हम लोग चर्चा कर लिए। अब हम पढ़ेंगे भाषा के अंग या व्याकरण के अंग। ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं व्याकरण के अंग पर, आगे हम बात करेंगे। तो व्याकरण के अंग जब पढ़ेंगे हम लोग, तो अभी भी हम लिख चुके हैं व्याकरण के अंग, यहां भी हम एक बार लिख लेते हैं व्याकरण के अंग। तो व्याकरण के अंग में हमने क्या बोला कि पहले नंबर पे हमने क्या बताया, वर्ण। दूसरे नंबर पे हमने बताया शब्द, और तीसरे नंबर पे हमने क्या बताया, वाक्य। ये बात समझ में आ गई। अब अगर हम बात करना चाहें तो क्या बात कर सकते हैं, जैसे वर्णों का योग अगर हम करेंगे तो क्या बनेगा, शब्द बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, अगर हम वर्णों का योग कर दें तो हम क्या बना लेंगे, शब्द बना लेंगे। जैसे रे में मात्रा लगा के मैं को जोड़ दें तो राम बन जाएगा, राम एक क्या है, शब्द है। अगर हम गा में ओ स्वर जोड़ के
लय में आ की मात्रा लगा दें, गोला हो जाएगा, तो गोला एक स्थान का नाम है, ठीक है, तो वो शब्द हो जाएगा। तो ऐसे ही वर्णों का जब हम योग करेंगे तो क्या बनेगा, शब्द बनेगा, और जब शब्दों का योग हम करेंगे तो क्या बनेगा, वाक्य बनेगा। तो इस बात को आप समझ गए, वर्णों के योग से शब्द की रचना होती है और शब्दों के योग से वाक्य की रचना होती है। वाक्य कैसे बनता है, शब्दों के योग से, और शब्द कैसे बनते हैं, वर्णों के योग से। तो अगर हम बात करें, वर्णों के योग से शब्द बनता है और शब्दों के योग से वाक्य बनता है। इस चीज को भी आप लिख सकते हो यहां पर, वर्णों के योग से शब्द की रचना होती है, वर्णों के योग से शब्द की रचना होती है। ये रचना वो नहीं जो लेखक वगैरह लिखते हैं। तो जब हम वर्णों का एक योग करेंगे तो कहीं ना कहीं शब्द बना लेंगे हम लोग, ठीक है। तो वर्णों का योग करके हम क्या बना लेते हैं, शब्द बना लेते हैं, शब्दों की रचना कर लेते हैं। अब आगे चलकर हम शब्दों के योग से वाक्य की रचना करते हैं। तो शब्दों के योग से वाक्य की रचना होती है, वाक्य की रचना होती है, शब्दों के योग से वाक्य की रचना होती है। यहां पर हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी चीजों को चर्चा करते हुए देखा कि हमने बात किया कि वर्णों के योग से शब्द बना लिया, शब्द के योग से वाक्य बना लिया। कहने का मतलब वाक्य का निर्माण कैसे हुआ, शब्दों को जोड़कर, शब्दों का निर्माण कैसे हुआ, वर्णों को जोड़कर। अब वर्ण का निर्माण कैसे होता है जरा ध्यान देंगे। तो वर्ण का निर्माण की अगर बात आएगी तो वर्ण का निर्माण, अब वर्ण का निर्माण कहां से होता है, तो वर्ण का निर्माण होता है ध्वनि से। कहां से होता है, ध्वनि से होता है। किससे, ध्वनि से। अब ध्वनि क्या होती हैं, ध्वनि क्या होती हैं कि किसी भी भाषा का सबसे छोटा मौखिक रूप क्या कहलाता है, ध्वनि कहलाता है। तो अगर हम बात करें ध्वनि के लिखित रूप से वर्णों की रचना होती है, ध्वनि के लिखित रूप से वर्णों की रचना होती है। किसकी रचना होती है, वर्णों की रचना होती है। यहां तक अब सब तीनों चीजें देख लिए। ये व्याकरण का अंग या भाषा के जो अंग होते हैं, वर्ण, शब्द, वाक्य। तो अब तीनों की बात हमने कर लिया कि वर्ण की उत्पत्ति कहां से होती है, तो ध्वनि के लिखित रूप से हम वर्णों की उत्पत्ति करते हैं। जैसे ध्वनि के रूप में हम बोले कै, हमने क्या बोला, कै। अब कै का हम जब लिखित रूप दे देंगे तो वर्ण हो जाएगा। हम बोले गय, तो गय का जब लिखित रूप दे देंगे तो वर्ण हो जाएगा। अब ध्वनि मतलब हम बोले कुछ, हम उसको सुनकर हम उसका लिखित रूप बना दे तो क्या बनाएंगे, वर्ण बनाएंगे। और वर्णों का योग करेंगे तो शब्द बनाएंगे, शब्द का योग करेंगे तो हम वाक्य बनाएंगे। इन तीनों चीजों पर हम लोग चर्चा कर लिए कि वर्ण की रचना कैसे होती है, शब्द की रचना कैसे होती है और वाक्य की रचना कैसे होती है। अब बात आती है, वर्ण एक निरर्थक होते हैं, इनका शाब्दिक मतलब सार्थक अर्थ नहीं होता है। तो जो वर्ण की बात करते हैं, वर्ण का कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है, कोई या सार्थक नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसे लिखेंगे, वर्ण सार्थक नहीं होते हैं। वर्ण सार्थक मतलब अर्थ के साथ, नाम भी होता है ना बच्चों का, तो वर्ण सार्थक नहीं होते हैं। वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है, जब वो शब्द में आते हैं तब वो अर्थ बनाते हैं। तो वर्ण कभी भी पूछा जाए सार्थक नहीं होते हैं, तो फिर सार्थक कौन होते हैं, शब्द और वाक्य क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। आगे आने वाली स्लाइड में हम आपको बताएंगे कि तीनों के बारे में चर्चा करेंगे कि सार्थक कौन कौन से होते हैं, ये चर्चा अपने करने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं
और आगे अपने चर्चा करेंगे। फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि अब हम देखते हैं भाषा के रूप या अंग। भाषा के अंग बोले या व्याकरण के अंग बोले, बात एक ही, ठीक है। तो भाषा या व्याकरण के अंग कितने होते हैं, तो वही 3 हम लिखेंगे। अब यहां पर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो जैसे वर्ण की बात किए तो वर्ण क्या होते हैं, निरर्थक होते हैं। क्या होते हैं, निरर्थक होते हैं। निरर्थक होते हैं। और जो शब्द और वाक्य होते हैं, जो शब्द और वाक्य होते हैं, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, सार्थक होते। क्या होते हैं, सार्थक होते। ये बात ध्यान रखना, सार्थक का मतलब अर्थ सहित, अर्थ के साथ, और इसका अर्थ विहीन, अर्थ के रहित या अर्थ रहित। अर्थ रहित इसको लिख सकते हैं हम, ठीक है। अर्थ रहित मतलब वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है और शब्द और वाक्य का अर्थ होता है। कहने का मतलब ये सार्थक होते हैं, ठीक है। वाक्य और शब्द क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। और जो अपना वर्ण होता है वो कैसा होता है, निरर्थक होता है। कैसा होता है, निरर्थक होता है। अब हम कुछ पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे जो सीधे सीधे पेपर में आते हैं और एग्जाम में आते हैं। उन पॉइंट से सीधा आपके पेपर में क्वेश्चन छप सकता है। तो वो क्या क्वेश्चन है, जरा उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट पर हम बात करें, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। अगर हम बात करें भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई की जब हम बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, ध्वनि की बात करेंगे। किसकी, ध्वनि की बात करेंगे। इस बात को ध्यान देना। अब अगर हम बात करें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, केवल अगर हम बात करें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई तो होगा वर्ण। अगर हम बात करें भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई तो क्या होगा, ध्वनि। जहां मौखिक शब्द लग जाएगा, इस बात को ध्यान देना पेपर में, जहां मौखिक शब्द का जिक्र होगा वहां वर्ण नहीं वहां ध्वनि होगी। क्या होगा, वहां वर्ण नहीं वहां ध्वनि होगी। अब आगे हम बात करते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई के लिखित रूप को, लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। हमने क्या बात की कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को हम ध्वनि कहते हैं, उसी ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो बात समझ में आ गई कि अगर कभी क्वेश्चन आएगा कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई तो ध्वनि, और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण, या भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, या भाषा की सबसे छोटी इकाई जो ध्वनि है उसके लिखित रूप को हम क्या कहेंगे, तो वर्ण कहेंगे। आगे लिख सकते हैं, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई,
भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई अब जहां लिखित की बात आ जाती है तो वहां पर ध्वनि ना होकर क्या होगा, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई की जब चर्चा आएगी तो क्या होगा, वर्ण होगा। क्या होगा, वर्ण होगा। इस बात को ध्यान देना। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछा जाए तब भी वर्ण होगा। तो अगर अगला पॉइंट आ जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब भी क्या होगा, वर्ण होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई, चाहे सबसे छोटी लिखित पूछे या सबसे छोटी पूछे, तो क्या लिखेंगे, वर्ण लिखेंगे। अगर कभी मौखिक आ जाए और छोटी इकाई पूछ ले तो सिर्फ और सिर्फ ध्वनि लिखेंगे। इस बात को समझ लेना कि भाषा के अंग में वर्ण, शब्द, वाक्य तीनों को पढ़ रहे हैं हम लोग। सबसे पहले वर्ण का जिक्र हम किए क्योंकि वर्ण क्या है, एक निरर्थक है। तो कभी भी आए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, इसी के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। अगर मौखिक आएगा तो ध्वनि, बाकी हर केस में क्या होगा, वर्ण ही होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करेंगे तो अब भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित जो इकाई होती है या इकाई होती है वर्ण, वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है। वर्ण क्या होते हैं, निरर्थक होते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है कि वर्ण होते हैं, तो ऑप्शन आ जाता है कि वर्ण एक निरर्थक होते हैं, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। ठीक है, ध्यान देना। वर्णों की उत्पत्ति ध्वनि के लिखित रूप से होती है। उपरोक्त में से सभी विकल्प सही हैं। ऐसे भी प्रश्न आ जाएंगे तो थोड़ा धैर्य बनाना पड़ता है वहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि आखिर में क्वेश्चन का मर्म क्या है और हम इसको देना क्या चाह रहे हैं। तो आप इसको फटाफट से लिख लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम आगे कुछ और इकाइयां हैं जैसे शब्द हैं, वाक्य हैं, इन पर भी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ तक हमने थोड़ी सी सामान्य सी जानकारी देने का प्रयास किया कि आप लोगों तक इसकी सामान्य सी जानकारी पहुंचे, तभी आगे चल के हम वर्ण विचार और वाक्य विचार और शब्द विचार हम आपको अच्छी तरीके से समझा पाएंगे। लिख लिया इसको? चलिए आगे हम लोग चर्चा करेंगे अगले कुछ पॉइंट्स पर कि भाषा की सबसे छोटी, अर्थ के आधार पे भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पे अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो अर्थ के आधार पे कभी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा जाए तो उत्तर हमारा क्या होना चाहिए कि अर्थ के आधार पे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होनी चाहिए, शब्द होनी चाहिए। किसके आधार पे, अर्थ के आधार पे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होनी चाहिए, शब्द होनी चाहिए। तो अर्थ के आधार पे भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। दूसरा, अर्थ के आधार पे भाषा की सबसे बड़ी इकाई, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई, भाषा की सबसे बड़ी इकाई, तो अर्थ के आधार पे भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होगी, जब हम अर्थ के आधार पे देखेंगे भाषा की बड़ी इकाई तो क्या होती है, वाक्य होती है। क्या होती है, वाक्य। तो अर्थ के आधार पे भाषा की सबसे बड़ी इकाई जब हम देखेंगे तो वाक्य होगी, और अर्थ के आधार पे भाषा की सबसे छोटी इकाई की जब हम बात कर लेंगे तो क्या होगा, शब्द होगा। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होगी, ध्वनि होगी। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होगी, वर्ण होगी। या भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो वर्ण होगी। ठीक है, यहां पर हमने बात कर लिया कि इन सब चीजों पर चर्चा कर लिया कि अर्थ के आधार पे सबसे छोटी इकाई शब्द है,
और अर्थ के आधार पे सबसे बड़ी इकाई क्या है? वाक्य है। आगे हम बात करते हैं भाव या भावार्थ के आधार पे, भाव या भावार्थ के आधार पे, भाव या भावार्थ के आधार पे, यहां से बच्चे गलत करके आते हैं क्वेश्चन। भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो क्या शब्दों का भाव आता है? क्या शब्दों का भावार्थ निकलता है? नहीं, शब्दों का सिर्फ अर्थ निकलता है। जैसे राम तो हमें पता चल रहा है कि किसी व्यक्ति का नाम है, मोहिनी किसी लड़की का नाम है, शीला किसी लड़की का नाम है। बदनाम हुई थी कब? 2011-12 में। कहते नहीं है, शीला की जवानी वाला गाना आया था ना, मुन्नी जो मूवी थी दबंग, से मुन्नी बदनाम हुई थी। तो ऐसे नाम होते ही हैं, ठीक है। जैसे धर्मेंद्र किसी का नाम है, गोला किसी शहर का नाम है, ठीक है। हिमालय पर्वत किसी पर्वत का नाम है, हिमालय नाम है। तो वो क्या होता है, उससे अर्थ निकलता है, क्या भाव निकलता है। हमने कह दिया हिमालय, तो क्या ये लग रहा है कि हिमालय कुछ बोलना चाह रहा है, हिमालय का ब्रेकअप हुआ है, या हिमालय का दर्द भरा हुआ है, ऐसा कुछ भाव निकल रहा है? नहीं निकल रहा है ना। तो भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। क्या होती है? वाक्य होती है। इस बात को ध्यान देना थोड़ा, तो आप समझ में आ गया कि वाक्य का भाव और भावार्थ होता है। जैसे मैं कल खाना खाऊंगा, तो यहां पर खाना खाने का भाव निकल रहा है कि हम खाना खाने की बात कर रहे हैं। मैं कल तुमको 2 थप्पड़ लगाना चाहूंगा, मतलब आपको 2 थप्पड़ लगाने की बात मेरे मन में, मेरे 2 थप्पड़ लगाने का भाव उत्पन्न हो रहा है। या मैं कल आपको 500 रुपए देने का विचार बनाऊंगा, तो ये रुपए देने का विचार बन रहा है, यानी कि भाव निकल आ रहा है। ये हम पूरा वाक्य बोल रहे हैं ना कि मैं आपको कल 500 रुपए देने का विचार बनाऊंगा, तो यहां पर भाव निकल रहा है। तो भाव या भावार्थ के आधार पे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या बोलेंगे? वाक्य बोलेंगे। आगे आने वाले पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे कि भाव या भावार्थ के आधार पे भाषा की सबसे बड़ी इकाई, भाव या भावार्थ के आधार पर, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई, भाषा की सबसे बड़ी इकाई। तो कभी भी जब हम बात करते हैं भाव या भावार्थ के आधार पे भाषा की सबसे छोटी इकाई भी हम लोगों ने देखा, भाव या भावार्थ के आधार पे भाषा की सबसे बड़ी इकाई पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो छोटी इकाई भी वाक्य होती है और बड़ी इकाई भी वाक्य होगा, ठीक है, ध्यान देंगे। तो भाषा की सबसे छोटी और बड़ी दोनों बात एक ही है। तो भाव या भावार्थ के आधार पे भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य और सबसे बड़ी इकाई भी वाक्य, अर्थ के आधार पे सबसे छोटी इकाई शब्द, अर्थ के आधार पे सबसे छोटी बड़ी इकाई वाक्य। तो ये आपको समझ में आ गए कि भाषा के अंगों में किनका अर्थ होता है, किन में भाव निकलता है, किनका अर्थ नहीं होता है। इन पर अपने चर्चा कर लिए विस्तार पूर्वक, ठीक है। अब आने वाले समय में हम वर्णों पर विचार करेंगे कि वर्ण क्या होते हैं, कितने होते हैं, क्या इनका वर्गीकरण होता है, आखिर में वर्ण, ठीक है, वर्ण क्या होते हैं, कहां से उत्पत्ति होती है, तो हमने चर्चा कर लिया। अब वर्णों के बारे में बात करेंगे, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बेसिकली, ठीक है। स्वर, व्यंजन, तो स्वर क्या होते हैं जिनको बोलने में हमें किसी प्रकार की दूसरे वर्णों की सहायता ना ली जा सके, मतलब स्वर जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। इन पर चर्चा करेंगे, तो आप लोग इसको फटाफट से लिख लीजिएगा, उसके बाद हम आगे की ओर चर्चा करने वाले हैं। आप इतना नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोगों ने चर्चा कर लिया कि वर्ण क्या है, वाक्य क्या है, शब्द क्या है। अब इनको थोड़ा विस्तार पूर्वक इनका देखते हैं। तो वर्णों पर चर्चा करते हैं। अपना पहला जो बिंदु आएगा भाषा के अंग में, वर्ण। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वर्ण में क्या लिख सकते हैं। भाषा का सबसे छोटा लिखित रूप, भाषा का सबसे छोटा लिखित रूप, भाषा का सबसे छोटा लिखित रूप। ठीक है, ये बात हम वर्णों के बारे में बात कर सकते हैं। तो इतना अपने को ध्यान में आया कि वर्ण को हम क्या बोलेंगे, भाषा का सबसे छोटा लिखित रूप। अब बात करते हैं, जो वर्ण होते हैं बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो जब हम बात करेंगे, वर्ण यहाँ पर लिखेंगे और इस वर्ण के प्रकारों पर चर्चा करेंगे, तो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। क्या होता है? स्वर होता है, व्यंजन होता है। स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं? ठीक है, इनको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो जब स्वर की बात आएगी तो स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र उच्चारित होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, या उच्चारण में किसी अन्य वर्ण का प्रयोग नहीं। उच्चारण करने में, उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण का प्रयोग नहीं, किसी अन्य वर्ण का प्रयोग नहीं। कहने का मतलब है कि स्वर हम उन्हें बोलेंगे जो स्वतंत्र होते हैं। कहने का मतलब स्वतंत्र की बात करते हैं, या स्वरों के उच्चारण में हम किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लें। जैसे कै, ये क्या है? आप अगर कै को बोलोगे तो पहले कै आएगा, बाद में कै, ए का अर्थ निकल रहा है, ए का भाव निकल रहा है। तो ए का जो ध्वनि निकल रहा है वो कै क्या है? व्यंजन है। व्यंजन का दोहरान कर रहे हैं, कै वर्ण का बार बार कै बोलोगे तो ए का ध्वनि निकलेगा। कहने का मतलब व्यंजन को बोलने के लिए हमें किसी न किसी वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। तो यही लिखेंगे कि व्यंजन को बोलने के लिए, व्यंजन को उच्चारित करने के लिए, व्यंजन को उच्चारित करने के लिए, उच्चारित करने हेतु स्वर वर्णों की आवश्यकता पड़ती है। स्वर वर्णों की आवश्यकता पड़ती है। अभी यहां पर हम आपको बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं। स्वर वर्णों की आवश्यकता पड़ती है। अब देखना यहां पर जरा थोड़ा कि हमने लिखा कि स्वर हम उन्हें बोलेंगे जिनका उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता ना हो, जो स्वतंत्र बोले जाते हों। अब जरा देखना, ए, आ, ई, उ, रिर, ए, ओ। इनको बोलते समय जब हमारे अंदर से निकलने वाली प्राण वायु को बहुत ज्यादा अंदर अवरोध ना करना पड़े, मतलब जिन वर्णों को बोलते समय हमारे मुख से निकलने वाली वायु को ज्यादा अवरोध ना करना पड़े, या ज्यादा अंदर से निकलने वाली वायु में ज्यादा रुकावट ना आए, तो जब हम कोई वर्ण बोलेंगे तो हमारे अंदर से निकलने वाली जो प्राण वायु है उसके निकलने में रुकावट ना आए, तो उन वर्णों को स्वर बोलेंगे। जैसे ए, आ, ई, उ, रिर, ए, ओ।
इनको बोलते समय हमारे अंदर की जो निकलने वाली प्राणवायु है वो ज्यादा अवरोध नहीं कर रही है, सीधा सीधा बाहर निकल रही है। अब जरा देखेंगे कि वर्णों को उच्चारित करने में, जैसे ए वर्ण का उच्चारण करेंगे तो ए कितनी बार भी बोल दें, ओ कितनी बार भी बोल दें, अंत में ध्वनि स्वर की ही आएगी। कहने का मतलब स्वर स्वतंत्र होते हैं, जिनको बोलने में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो उनको हम क्या कहते हैं, स्वर। ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय अंदर से निकलने वाली वायु ज्यादा अवरोध ना उत्पन्न करे, तो उन वर्णों को क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। अब व्यंजन, व्यंजन बेचारे ऐसे होते हैं, विकलांग होते हैं, किसी के बिना सहारे के नहीं चल सकते, तो व्यंजनों के उच्चारण में हमारे अंदर से निकलने वाली प्राण वायु को बहुत ज्यादा घर्षण करना पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रतिरोध करना पड़ता है, और व्यंजन के उच्चारण में हमेशा स्वर साथ देते हैं। तो जैसे व्यंजन बोलोगे घा, जब घा बोलोगे घ, तो घ बोलते समय अंदर से निकलने वाली जो प्राण वायु है, देखना मुख के अंदर कितना अवरोध करेगी। ट ट बोलोगे ठा, ऐसे जब वर्ण बोलोगे ड, तो क्या होगा, अंदर से निकलने वाली जो प्राण वायु है उसको घर्षण ज्यादा करना पड़ेगा। या हम बात करते हैं जैसे घ, घ वर्ण का उच्चारण करना है, घ, तो शुरुआत में तो घ उच्चारण कर रहे हैं, अंत में क्या रहा है, मतलब ए स्वर ध्वनि का प्रयोग हो रहा है। तो व्यंजन को बोलने के लिए हमेशा स्वर की आवश्यकता पड़ती है, और स्वर को बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो स्वतंत्र होते हैं। तो ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई कि वर्णों में स्वर और व्यंजन का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, अगर आपको बात इतनी समझ में आ गई हो तो आगे हम कुछ वर्णों में स्वर के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम अगली क्लासेस में स्वरों का वर्गीकरण और व्यंजन का वर्गीकरण करते हुए पूरी वर्णमाला को अच्छी तरीके से रट लेंगे जुबान पे, ताकि हमें कभी भी वर्णमाला से आने वाले प्रश्न हमारे गलत नहीं होने चाहिए, हमारे दिल में होने चाहिए, दिमाग में होने चाहिए, हर समय हमारे सामने होना चाहिए। जब भी कभी बात आए, अरे स्वर कौन सा स्वर, फटाक से बताओ, ये लो महाप्राण अल्प प्राण कौन सा बताओगे, सब बता देंगे हम, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए फटाफट से, फिर मैं इसको आगे बढ़ता हूं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, स्वर की चर्चा करते हैं कि स्वर के बारे में हम लोग क्या देखते हैं। स्वर पे हम लोगों ने अभी बात की, वार्तालाप की, क्या होते हैं, स्वतंत्र उच्चारित होते। क्या होते हैं, स्वतंत्र उच्चारित होते। क्या होते हैं, स्वतंत्र उच्चारित होते हैं, और मुख से निकलने वाली स्वर उच्चारित करते समय या स्वरों के उच्चारण में, स्वरों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली स्वरों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली प्राणवायु प्राणवायु को घर्षण कम करना पड़ता है, घर्षण कम करना पड़ता है। कहने का मतलब है जो स्वर होते हैं उनके उच्चारण में जो मुख से निकलने वाली
वायु होती है उसको हम लोग प्राणवायु कहते हैं, उसको घर्षण कम करना पड़ता है, सीधे बाहर की ओर आ जाती है। तो स्वर की संख्या की बात करें कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की संख्या तो स्वरों की संख्या की बात करते हैं तो हम दो पढ़ेंगे, एक तो हिंदी भाषा, एक मूल भाषा यानी संस्कृत। तो हिंदी भाषा में स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, और संस्कृत भाषा जिसको हम मूल भाषा कहते हैं, तो संस्कृत भाषा में कितने होते हैं, 13 होते हैं। कितने, 13। तो हिंदी भाषा में 11 होते हैं और संस्कृत में 13 होते हैं। ध्यान देना, कहीं कहीं 10 भी मिलते हैं, तो 10 की ओर ध्यान देना मत। ठीक है, एक पुस्तक है जिसमें स्वरों की संख्या 10 मिलती है। कितनी मिलती है, 10 मिलती है। ठीक है, तो हमने देखा कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है और संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या 13 है। दो कौन बढ़ जाते हैं, दीर्घ री बढ़ जाती है और लरा बढ़ जाता है, लरा। ठीक है, संस्कृत में तो संस्कृत में 13 स्वर हो जाते हैं और हिंदी में क्या होते हैं, 11 स्वर होते हैं। अब हिंदी भाषा में 11 स्वर कौन कौन से होते हैं ये हम पढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं, बचपन में तो हमें सब 13 पढ़ाए गए हैं, अंग और आह भी स्वर की संख्या में पढ़ा दिया गया था बचपन में। जब हम 3, 4, 5 की क्लास में पढ़ते हैं हिंदी में, या हम कहीं प्राइमरी या प्राइवेट स्कूल में पढ़ के आते हैं, तो स्वरों की संख्या हम कहीं ना कहीं 13 पढ़ते हैं। आगे आने वाले समय में आज सर आप 11 बता रहे हो, 13 का खंडन कर रहे हो, तो ये क्यों कर रहे हो, इसके पीछे भी लॉजिक जानते हैं और सारी बातों को अच्छे से समझते हैं। आप इसको फटाफट से लिख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं स्वरों की संख्या अगर 11 है तो वो कौन कौन से स्वर है जिनको हम स्वर की श्रेणी में लाते हैं। ठीक है, आप इसको लिख लो फटाफट से। चलिए अब हम देखते हैं स्वरों के जो थोड़ा पैटर्न है, स्वर के नाम लिख लेते हैं, स्वर कौन कौन से होते हैं। अब हम स्वर पर चर्चा करेंगे तो स्वर 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11 होते हैं। किसमें, हिंदी भाषा में हमने बात की, स्वरों की संख्या कितनी निकाल के लाए, 11 निकाल के लाए। ठीक है, कितनी, 11 निकाल के लाए। तो जिसमें एक जोड़ा हम बनाते हैं ए और ए का, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा हमारा ये हो जाएगा लघु ई और दीर्घ ई। फिर एक जोड़ा हमारा हो जाएगा लघु ऊ और दीर्घ ऊ। ठीक है, उसके बाद बहुत से विद्वान साथी रिर को स्वर नहीं मानते हैं, परंतु अपने यहां पर रिर को भी स्वर मानेंगे। तो अभी हमने देखा 2 + 2 4 और 2 6 और 1 7, 7 स्वरों का हम लोगों ने वर्णन कर लिया। अब आने वाले समय में ए वर्ण वाले हम स्वर की संख्या देखते हैं। ए वर्ण में 2 पढ़ते हैं, लघु ए और दीर्घ ए, ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं ओ वर्ण वाले स्वर पढ़ते हैं, तो इसमें भी एक लघु ओ और एक दीर्घ ओ, ये पढ़ते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से हम 11 स्वरों का वर्णन कर लेते हैं। अब हमने देखा कि ये कुछ स्वर हैं, ए आ ई उ रिर ए उ औ, मतलब लघु ए दीर्घा, लघु ई दीर्घी, लघु उ दीर्घु रिर, लघु ए दीर्घे, लघु ओ और दीर्घ ओ। ये कुल मिलाकर कितने स्वर हो गए, 11 स्वर हो गए। इन्हीं का हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस प्रकार से देख लेते हैं, रिर को हम सिंगल में लिखे, ठीक है, अकेले लिखे हैं, बाकी सब जोड़े के रूप में है। जैसे अपने जैसा जोड़ा है, छोटा भाई बड़ा भाई, छोटी बहन बड़ी बहन, छोटी बुआ बड़ी बुआ, छोटे चाचा बड़े चाचा, छोटे ताऊ बड़े ताऊ, ऐसे करके जोड़ों के रूप में हम स्वरों का वर्णन कर लिए। अब बात आती है कि सर अंग और आह क्या होते हैं। हमने तो पढ़ा था बचपन में, अंग
और आहा। ये भी तो सर स्वरों की संख्या में हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो ये क्या होते हैं, अंग और आह क्या होते हैं, इनके बारे में भी सर बताइएगा। तो बिल्कुल, अंग और आह जो होते हैं ये अयोग बाह्य ध्वनियां होते हैं। क्या होते हैं? अयोग बाह्य ध्वनियां। अयोगवाह ध्वनियां या अयोगवाह ध्वनि होते हैं, अयोगवाह ध्वनियां। अब अयोगवाह ध्वनियां का मतलब क्या होता है कि अयोगवाह ध्वनियां का मतलब ये होता है, अयोगवाह ध्वनियां मतलब व्यंजन के साथ प्रयुक्त नहीं होते हैं, हमेशा स्वर के साथ प्रयोग होते हैं। अय धन योग धन वाह, ठीक है, वहन। तो अगर इसका देखें हम तो अय धन योग धन वाहन। तो अय उपसर्ग का मतलब होता है नहीं, अय उपसर्ग का मतलब होता है नहीं। तो अय उपसर्ग कहीं भी आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है? नहीं। तो मतलब नहीं, योग माने जुड़कर बहन होने वाली। किसके साथ जुड़कर बहन होने वाली? नहीं है ये। तो ध्यान देना, अयोग वाह्य ध्वनियां होती हैं व्यंजनों के साथ नहीं बहन होती हैं, मतलब व्यंजनों के साथ नहीं प्रयोग होती हैं। तो लिख लेंगे, व्यंजन वर्णों के साथ नहीं प्रयुक्त होती हैं, व्यंजन वर्णों के साथ नहीं प्रयुक्त होती हैं। व्यंजन वर्णों के साथ नहीं प्रयुक्त होती हैं। तो ये किसके साथ प्रयुक्त होती हैं? स्वर वर्णों के साथ प्रयुक्त होती हैं। किसके साथ? स्वर वर्णों के साथ प्रयुक्त होती हैं, स्वर वर्णों के साथ प्रयुक्त होती हैं, स्वर वर्णों के साथ प्रयुक्त होती हैं। अभी हम बताएंगे आपको कि कैसे, ठीक है। यहां तक तो अपने समझ में आ गया कि सर आपने बता दिया कि ये अंग और आह एक अयोगवाह ध्वनियां होती हैं, और परंतु इनका भी अलग अलग नाम होता है। तो इसको हम बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार इसको बोलते हैं। और उसको बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं, ठीक है। अनुस्वार और विसर्ग इन दोनों के नाम हैं, और इनको हम संयुक्त रूप से क्या बोल देते हैं? अयोगवाह ध्वनियां बोल देते हैं। ऐसी ध्वनियां जो कभी व्यंजन वर्णों के साथ प्रयुक्त नहीं होती हैं, हमेशा स्वर वर्णों के साथ प्रयुक्त होती हैं। अब आप कहोगे कि सर हमने तो देखा है कि कंठ पर अंक की बिंदी लगी होती है, हमने देखा है सर गंध पर बिंदी लगी होती है, और क और ख तो सर व्यंजन होते हैं। आपने तो बताया कि ये हमेशा स्वर के साथ प्रयुक्त होती है। तो जरा ध्यान देना, कै वर्ण को जब हम स्वर रहित करेंगे तो क्या आ जाएगा? ऐ निकल के इधर आ जाएगा। गै वर्ण को जब हम स्वर रहित करेंगे तो ऐ स्वर इधर निकल के आ जाएगा। तो ये जब स्वर निकल के आ रहा है तो इसका मतलब अंक की बिंदी कहाँ लग रही है? इस पर लग रही है। अनुस्वार की बिंदी कहाँ लग रही है? कै पे नहीं लग रही है, कै में छुपे हुए स्वर पर लग रही है। ये बात समझ में आ गई? तो अनुस्वार और विसर्ग हमेशा कहाँ प्रयोग होते हैं? स्वर वर्णों के साथ प्रयुक्त होते हैं। व्यंजन वर्णों के साथ कभी भी इनका प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे कि सर स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है, जीवा के आधार पे, कंठ के आधार पे, मात्रा के आधार पे, ठीक है। हम सारी बातों को चर्चा करेंगे, स्वर वर्णों का वर्गीकरण और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। फिर आगे आने वाले इन्हीं वर्णों के योग से हम संधियां वगैरह पढ़ते हुए हिंदी को एक नई रफ्तार देने वाले हैं। तो सभी लोग पूरी क्लास को देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें ताकि हर एक बच्चा प्रज्ञान एकेडमी से जुड़कर अपनी कॉम्पिटिटिव तैयारी, प्रतियोगी परीक्षाओं को एक नई उड़ान दे सके, एक बेहतरीन अंजाम दे सके, और अपने साथ देखे गए, घर वालों के साथ देखे गए जो रंगीन सपने हैं उनको हम एक समय अनुसार पूरा कर सकें। जय हिंद साथियों, मिलेंगे कल फिर एक बार नए जोश और होश के साथ।